आज जो हम कंटिन्यू करने वाले हैं वो हमारा जो चैप्टर है डिटर्मिनेंट, उसमें हम आगे बढ़ने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्राइसिस। करेक्ट। इस एप्लीकेशन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं और अप्रोच करेंगे कि किस तरह से इसमें कंटेंट हमारा आएगा। सो बिफोर वी स्टार्ट द प्रॉब्लम, मैं आपको दो डेफिनेशन याद दिलाना चाहता हूं जो आप 10th स्टैंडर्ड से करते आ रहे हो। सबसे पहला कंसिस्टेंट। सो 10th में आपने देखा था कि कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, तो वैसे यहाँ पे देखना है हमें कंसिस्टेंट सिस्टम। व्हाट डज कंसिस्टेंट सिस्टम मीन्स? इसका मतलब ऐसा होता है कि अगर मेरे पास कोई इक्वेशन ऑफ सिस्टम अवेलेबल है, मतलब मेरे पास 2 या 3 इक्वेशंस है, करेक्ट, उसे हम कहेंगे अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सो इफ आई हैव अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और अगर मुझे उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कंसिस्टेंट कहना है तो इसका ये मतलब होता है कि उसका एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होना चाहिए। करेक्ट, सिंपल। हमने ये सेम चीज़ आपने 10th स्टैंडर्ड में भी देखी थी कि अगर हमारे पास कंसिस्टेंसी है तो कंसिस्टेंसी कब बोलेंगे? जब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन अवेलेबल हो या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, करेक्ट, तो हम उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। वैसे ही इनकंसिस्टेंट सिस्टम में क्या होगा? इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब जैसे कि कंसिस्टेंट के अंदर हमने देखा कि भाई मुझे एक या उससे ज़्यादा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलने चाहिए, करेक्ट। तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम के अंदर क्या होगा? तो ये भी एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। अगर मुझे इसे इनकंसिस्टेंट कहना है, इसका मतलब कि मेरे पास इसमें नो सॉल्यूशन आना चाहिए, मतलब कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल होना चाहिए नहीं। ये सेम कंसेप्ट आपने 10th स्टैंडर्ड में लगाया था लीनियर इक्वेशन में। अगर आपकी लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट हो रही है तो हम ऐसा बोलते थे कि वी हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, करेक्ट। फिर हमने कहा था कि अगर आपकी इंटरसेक्शन, आपकी दो लीनियर इक्वेशन जो है वो पैरेलल है तो हमें मिलेगा नो सॉल्यूशन। अगर हमारी दो लीनियर इक्वेशन जो है वो कोइंसाइड हो रही है तो हमें मिलेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, करेक्ट। सो उसी हिसाब से यहाँ पे भी हमारी कंसिस्टेंट इक्वेशन है। सो सिंपल सा काम है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट में कि अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन में एक या उससे ज़्यादा सॉल्यूशन अवेलेबल है तो वो कंसिस्टेंट है, मतलब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। जबकि इनकंसिस्टेंट के अंदर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का मतलब कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा नहीं। सिंपल। अब ये जो चैप्टर हम सॉल्व कर रहे हैं, ये चैप्टर के अंदर हम जो है वो हमारी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लेने वाले हैं जिसका सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन आएगा, करेक्ट। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो क्या करने वाले हैं? तो हमें ढूंढना है इस पर्टिकुलर चैप्टर का जो मेन ये टॉपिक है हमारा, उसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सो हमें दी हुई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की मदद से, मतलब कि मैट्रिक्स मेथड से हमें इस दी हुई, मतलब जो भी दी हुई लीनियर इक्वेशन होगी या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी उसे हमें सॉल्व करना है। सिंपल। चलो, सो लेट मी कंसिडर वन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इन द सेंस मैं आपके लिए एक सिस्टम लेता हूँ। लेट्स कंसिडर समथिंग लाइक दिस। सपोज मेरे पास 3 इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है वो कुछ इस तरह से है। a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2, और a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3, करेक्ट। तो ये जो मेरे पास दी हुई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसे मैं कुछ इस तरह से एक्सप्रेस कर सकता हूँ इन द मैट्रिक्स फॉर्म। तो वो ऐसा हो जाएगा, a इक्वल्स टू बन जाएगा आपका, तो ये आपकी रो में आएगा a1 b1 c1, सेकेंड वाला a2 b2 c2, और थर्ड रो बन जाएगी a3 b3 c3। ये a है, करेक्ट, सिंपल।
अब इसके साथ हम x को कुछ इस तरह से ले लेते हैं कि वो बन जाएगा x y z, और जो है वो एक b करके लेट कर लेते हैं और b बन जाएगा d1 d2 d3। मतलब कि अगर मैं a और x का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करूं तो मुझे मेरी सिस्टम लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी। मतलब मुझे क्या करना है, ax इक्वल्स टू b लिखना है। करेक्ट, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax इक्वल्स टू b। तो a कितना है, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ये आपका a है। x क्या है, तो कि x y z, और इक्वल्स टू b क्या है, d1 d2 d3। सो हम हमारी दी हुई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये जो है उसे इस तरह से ax इक्वल्स टू b के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए होंगे उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। करेक्ट। अब मैट्रिक्स में कन्वर्ट होने के बाद हमारे पास आते हैं दो केस। आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू द मैट्रिक्स हमारे पास दो केस आते हैं। लेट्स से केस 1। पहले केस की बात करते हैं। पहले केस में अगर मान लो कि आपके पास कुछ इस तरह से अवेलेबल है ना, कि अगर आपका जो a है, a इज नॉन सिंगुलर। ओके, व्हाट इज नॉन सिंगुलर? नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर a नॉन सिंगुलर है मतलब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो हमें सबको पता है क्या होता है, इनवर्स एग्जिस्ट, क्योंकि हमने हमारे लास्ट कुछ वीडियो में ये चीज़ ऑलरेडी सीख ली है। करेक्ट। अब अगर मुझे पता चल गया इनवर्स एग्जिस्ट है तो इनवर्स की मदद से, मतलब ढूंढेंगे कैसे इनवर्स की मदद से हमारे x की वैल्यू, तो व्हाट वी नो इज ax इक्वल्स टू b। अभी हमने देखा यहाँ पे। करेक्ट। अब मैंने आपको है ना एक और मेथड सिखाई थी अच्छे से, मुझे याद है, जिसमें हमने कुछ इक्वेशन सॉल्व करने के बाद उसकी मदद से डायरेक्टली हमने इनवर्स ढूंढा था। करेक्ट। तो यहाँ पे भी यही करेंगे। तो दोनों साइड मैंने a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, सो a इनवर्स इंटू दिस इनवर्स b। अब मुझे ये पता है कि a इनवर्स a जो है वो क्या हो जाएगा, वी ऑल नो दैट a इनवर्स a बिकम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो x इक्वल्स टू क्या आया, a इनवर्स b। सो विद द हेल्प ऑफ दिस इनवर्स हमें हमारा x मिल जाएगा, क्योंकि हमें वही करना है। हमें क्या करना है, हमें ढूंढना है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो वो सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हमें ये मेथड की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब ये फॉर्मूला x इक्वल्स टू a इनवर्स b। और ये मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें पहले a इनवर्स ढूंढना पड़ेगा, और a इनवर्स के लिए हमें ये पता करना ज़रूरी है कि a जो है वो नॉन सिंगुलर है कि नहीं, क्योंकि अगर a नॉन सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट a 0 नहीं होगा, तभी हमें इनवर्स मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सिंपल। सो दिस इज द केस 1। मूविंग टूवर्ड्स द केस 2। अब केस 2 में ऐसा तो क्या होगा, जब यहाँ पे है तो हमने क्या देखा कि इनवर्स होना चाहिए। करेक्ट है ना, इनवर्स होना चाहिए, मतलब हमें ऐसा पता चला कि भाई a जो है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो लेट्स टॉक अबाउट केस 2। तो यहाँ पे ऐसा बोल देते हैं कि भाई लेट के भाई ये जो हमारा a है वो सिंगुलर है, मतलब कि इफ a इज सिंगुलर, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू 0। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 0 हो जाता है, करेक्ट, तो इसमें हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एडजॉइंट a इंटू बी। कैलकुलेट, अच्छा स्पेलिंग पूरी गलत है, कैलकुलेट एडजॉइंट a इंटू बी। क्या करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एडजॉइंट a इंटू बी। अब ये एडजॉइंट a इंटू बी कैलकुलेट करने से हमें कुछ डिपिक्ट करना है, मतलब कि हमें कुछ कंक्लूड करना है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वो कुछ ऐसा रहेगा कि अगर मान लो एडजॉइंट a इंटू बी इज नॉट इक्वल्स टू 0, अगर ये 0 नहीं आया है ना, 0 इज नथिंग बट अ जीरो मैट्रिक्स, इट्स अ जीरो मैट्रिक्स और कुछ नहीं है, जीरो मैट्रिक्स यानी कि नल मैट्रिक्स, देन व्हाट कैन आई से, सॉल्यूशन
डज नॉट एग्जिस्ट। क्या कह सकेंगे, अगर हमारा एडजॉइंट ए इंटू बी इज नॉट इक्वल्स टू 0 देन द सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब कि हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो कैसी हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट। इफ एडजॉइंट ए इंटू बी इज नॉट इक्वल्स टू 0 सिस्टम बिकम्स इनकंसिस्टेंट। बट इफ एडजॉइंट ए इंटू बी इज इक्वल्स टू 0, अगर इक्वल टू 0 आ गया तो फिर क्या करोगे, है कि नहीं, इक्वल्स टू 0 के भी बारे में तो देखना पड़ेगा ना। देन सिस्टम, अब ध्यान से ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मे बी आइदर कंसिस्टेंट, या तो कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी। अब ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कैसे पता चलेगा, अगर मुझे सॉल्यूशन मिला तो कंसिस्टेंट और अगर नो सॉल्यूशन तो इनकंसिस्टेंट। मतलब इसमें आएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस और इसमें आएगा नो सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिला इसका मतलब कि कंसिस्टेंट है, अगर नो सॉल्यूशन मिला इसका मतलब कि इनकंसिस्टेंट है ना। सो ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हमें कंसिस्टेंसी वाले प्रॉब्लम है कि हमें अगर क्वेश्चन में सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी है और पूछा है कि एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम, तो हमें कंसिस्टेंसी एग्जामिन करने के लिए ये चीज़ की शायद ज़रूरत पड़ सकती है। और कब पड़ेगी, जब हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0, है ना। इसका मतलब कि हमें इन्वर्स डायरेक्टली नहीं मिलेगा और हमारा ए जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। करेक्ट। सो लेट्स हैव अ लुक एट a simple problem based on the concept we have understood till now. Simple. So let's move towards the example. So let's start with the example number 27. कौन से example से start करते हैं, 27 से। क्या कहा है, solve the system of equation. Example number 27, solve the system of equation 2x plus 5y equals to 1। मैं आपके लिए सिस्टम लिख लेता हूँ, 2x plus 5y equals to 1 और दूसरी है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 7। करेक्ट। अभी मैंने आपको समझाया कि हम किसी भी दी हुई सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, और मैंने नाम भी कहा था, उसे कहेंगे मैट्रिक्स मेथड, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, जिसमें इनवर्स की मदद से हम उसे सॉल्व करते हैं। सिंपल। चलो, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दैट। तो अगर मेरे पास ये है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं, ए एक्स इक्वल्स टू बी फॉर्म में, है ना। सो कैसे दिखेगा, तो ए जो है वो कितना आएगा, 2 5 3 2, एक्स तो सिंपली एक्स और वाई, और ये जो है वो 1 और 7। जनरली मैं क्या प्रीफर करता हूँ कि पहले ये बनाता हूँ, फिर उसके हिसाब से लिखता हूँ दिस इज ए एक्स एंड बी। अब फिर वहाँ से फिर ऐसे लिख देते कि वेर ए जो है वो क्या आएगा, 2 3 5 2, और b कितना आएगा, 1 7। x इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट फिर भी अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो x इज x एंड y, क्योंकि इवेंचुअली वो ढूंढना है तो हमें ऑलरेडी पता है फॉर्म के हिसाब से, तो इट्स ओके, सिंपल। चलो, तो जैसे ही मुझे ये पता चल जाता है, मेरा सबसे पहला टारगेट ये बन जाता है कि मुझे ये चेक करना है कि क्या मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है कि नहीं है। तो मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 5 2, so it becomes 2 2 is 4, 5 3 is 15, I got -11 which is not equals to 0। वो हर एक बच्चे को पता चल जाता है। करेक्ट। अगर ए आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब आपको यूनिक सॉल्यूशन ही मिलना है। क्यों, अरे मैंने जैसे ही टॉपिक चालू हुआ वैसे ही कहा, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के बाद कि हम इस चैप्टर में लिमिट रखेंगे अपने आप को टू द यूनिक सॉल्यूशन, दैट्स वाई, है ना। बाकी कंसिस्टेंट होने की वजह से तो हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी मिल सकते हैं। करेक्ट। तो कंसिस्टेंसी का पर्टिकुलर कंसेप्ट है, बट यहाँ पे हम इस तरह से कर सकते हैं। अब जैसे ही ए मिल गया तो मुझे पता चल गया नॉन सिंगुलर है, तो मैंने सीधा ढूंढ लिया एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या होता है कि इन दोनों को इंटरचेंज करो, अरे वाह, ये दोनों इंटरचेंज करके वैसे के वैसे ही आ गए, और इन दोनों की जो है वो साइन चेंज होती है, तो -3 और -5। जैसे ये मिल गया तो मुझे ए इनवर्स मिल जाता है। क्या है फॉर्मूला, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ए इनवर्स कितना होगा, -1/11 इंटू एडजॉइंट ए कितना है, 2 -3 -5 2।
ए इनवर्स मिल गया, सॉरी आप लोगों को शायद नहीं दिख रहा है ये, अब डेफिनेटली दिखेगा। सो आपको ए इनवर्स मिल गया। अब जैसे ही ए इनवर्स मिल जाता है तो हमने फॉर्मूला डिराइव की थी, क्या आई थी फॉर्मूला, x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी माइनस 1/11, 2 माइनस 3 माइनस 5 2, और b कितना है हमारे पास 1 7। अब ये हर एक को आएगा, करना क्या है, हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। पहले -1/11 बाहर रख देता हूँ, 2 1 ज़ा 2, 7 5 ज़ा 35, सो 2 प्लस 35 कितना होगा -33, सॉरी 2 माइनस 35 माइनस 33, और -3 प्लस 14, -3 प्लस 14 -11, सो -11 से अंदर दे के डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा +3 और ये हो जाएगा 1। लेकिन ये था किसके लिए, x के लिए था ना, मतलब यहाँ पे आपका आएगा स्मॉल x स्मॉल y, तो हम ऐसा बोल सकते हैं देयरफॉर x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 1। दिस इज द सॉल्यूशन वी गॉट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सिंपल, आई होप कि आपको सबको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। एक बार याद करा दूँ तो हमने ऑलरेडी ये मैट्रिसेस वाले चैप्टर की लास्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज में किया हुआ है, जस्ट काइंड ऑफ अ रिविजन फॉर यू पीपल। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन विच इज एग्जाम्पल नंबर 29। नाउ सी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज अ काइंड ऑफ अ वर्ड प्रॉब्लम, जैसे हमने 10th में सीखे थे वैसे वर्ड प्रॉब्लम है, मतलब हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी और फिर उस इक्वेशन को हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6, मतलब कि 3 नंबर का सम जो है वो क्या हो रहा है 6 हो रहा है। मतलब मैं कह लेता हूँ 3 नंबर्स x y एंड z, उनका सम मैंने लिख लिया 6, करेक्ट। इफ वी मल्टीप्लाई द थर्ड नंबर बाय 2, थर्ड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3, सो थर्ड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया एंड ऐड टू द सेकेंड नंबर, मतलब उसको सेकेंड नंबर में ऐड कर दिया, वी गेट 11, सो y प्लस 3z 11। बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, फर्स्ट नंबर x है और थर्ड नंबर z है, वी गेट डबल ऑफ द सेकेंड नंबर, डबल ऑफ द सेकेंड नंबर। सिंपल, तो ये जो है इसके लिए मैं और करके ऐसे लिख देता हूँ x माइनस 2y प्लस z इक्वल्स टू 0, करेक्ट। सो हमारी ये हो गई 3 इक्वेशन। अब क्या कहा है कि रिप्रेजेंट इट एल्जेब्रिकली एंड फाइंड द नंबर्स यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, है ना, उसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है और उसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, करेक्ट। तो सबसे पहला तो ऐसा लिखना होता है कि लेट फर्स्ट सेकेंड एंड द थर्ड नंबर्स बी डिनोटेड बाय x y एंड z। उसमें से हमें हमारी गिवन कंडीशन के हिसाब से ये 3 इक्वेशन मिलेगी, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6, y प्लस 3z इक्वल्स टू 11 एंड x माइनस 2y प्लस z इक्वल्स टू 0। अब हमें सबको पता है कि इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल क्योंकि आप गलत कर सकते हो। यहाँ पे x नहीं है तो आई विल राइट विथ 0x, सो x का कोफिशिएंट 1 1 1, y और z का भी। सेकेंड इक्वेशन में x का 0, y का 1, z का 3 और ये 1 माइनस 2 1, उसके साथ आएगा x y z एंड दैट इज इक्वल्स टू b 6 11 0। यह हो गया आपका ax इक्वल्स टू b फॉर्म, है ना। तो उसमें मैंने लेट करके लिख दिया a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरे लिए, a इक्वल्स टू दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स 1 0 1 1 1 माइनस 2 1 3 1, है कि नहीं। वैसे कॉमा b कितना हो जाएगा 6 11 0 और x कितना हो जाएगा x y और z। अब मुझे ये सब मिल गया। नाउ इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व दिस इट्स अ 3/3, करेक्ट, बट फिर भी हमें डिटर्मिनेंट पहले ढूंढ लेना है। तो मैं डिटर्मिनेंट जो ना फर्स्ट कॉलम से एक्सपांड कर रहा हूँ, प्लीज बी वेरी केयरफुल। 1, तो 1 1 ज़ा 1 माइनस माइनस प्लस 6 माइनस 0 प्लस 1, ये 1 से 3 1 ज़ा 3 माइनस 1, सो 6 प्लस 1 7, 3 माइनस 1 2, सो आई गॉट 9 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अब वो होने के बाद हमें ढूंढना पड़ेगा एडजॉइंट ए,
है कि नहीं, तभी वो ए इनवर्स वाली फॉर्मूला लगेगी। लेकिन एडजॉइंट ए ढूंढने के लिए हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, पहले कोफैक्टर। सो A11 कैसे ढूंढेंगे, ये रहा A11 के लिए 1 माइनस माइनस प्लस 6 7 डायगोनल पे है, साइन चेंज नहीं होगी। फिर A12 करेक्ट, उसके लिए साइन चेंज होकर आंसर आ जाएगा -3। चेक कर लो, ये 1 के लिए 0 और -3 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, माय बैड करेक्ट। फिर A13 इसके लिए ये 0 -1 डायगोनल पे है एज इट इज, है ना। फिर A21 का एलिमेंट आपका आएगा -3, A22 आएगा 0, A23 आपका आएगा 3, A31 आपका आएगा 2, A32 -3 और A33 विल बी 1, जिससे आपको एडजॉइंट ए का मैट्रिक्स मिल जाता है। एडजॉइंट ए का मैट्रिक्स क्या बनेगा, तो हमें पता है कि इट्स अ ट्रांसपोज ऑफ योर मैट्रिक्स करेक्ट। सो हम एक्चुअल में लिखेंगे 7 3 -1 उसका ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1। सो मुझे उसका एडजॉइंट मिल गया। जैसे एडजॉइंट मिल जाता है आई कैन इजीली फाइंड ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। वो डिटर्मिनेंट की है 9, एडजॉइंट ए 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1। सॉरी थोड़ा सा आपके लिए नहीं दिख रहा है, मैं आपके लिए हाईलाइट में ला देता हूँ। सो ए इनवर्स वी गॉट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए 1 अपॉन 9 इंटू दिस। अब मुझे ए इनवर्स मिल गया, अब मुझे कौन सी फॉर्मूला यूज करनी है, x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, है ना। सो व्हाट डू यू से, कैन आई लीव इट फॉर यू पीपल, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू लीव इट फॉर यू। क्यों, क्योंकि आपको ए इनवर्स मैंने ऑलरेडी फाइंड करके दे दिया है, बी आपको ऑलरेडी पता है, बी कितना मिला है हमें, ये रहा हमारे लिए बी 6 11 0। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी में ए इनवर्स और b को सब्सटीट्यूट करना है एंड देन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करके आपको x की वैल्यू फाइंड करके मुझे देनी है करेक्ट। सो आई एक्सपेक्ट के जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दे सके करेक्ट। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग फ्यू आंसर्स फ्रॉम यू पीपल कि मैं चेक कर पाऊँ कि आप लोगों ने सही में ये खुद से सॉल्व किया है कि नहीं। सिंपल।